बायो का आपका थर्ड लेक्चर है ना, 11th क्लास बायो सब्जेक्ट है आपका, और आपका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीज, फर्स्ट आपने डिस्कस किया था बायोलॉजी की डेफिनेशन, है ना, और उसके बाद में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था हमने कि बायोलॉजी है क्या। इसके बाद हमने देखा था व्हाट आर लिविंग बीइंग क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी, वो तो टॉपिक में हमने पढ़ा था बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता जिसको बोलते हैं अपन। देखा था हमने एम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर देखा था टैक्सोनॉमी, उसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये 6-7 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बोर्ड विजिबल है ना आपको, तो नहीं आ रही, दिख रहा है ठीक से? प्रॉब्लम आए तो आप बताना ना। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर देखा था अपन ने, जिसमें क्या पढ़ा था कि हर एक एनिमल के 2 नेम्स होते हैं। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये जो मेथड हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि हर एक एनिमल के 2 नेम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए अगर आप देखें, ह्यूमन बीइंग के लिए अगर आप नाम देखें यहाँ पर, तो ह्यूमन बीइंग का जो नेम है वो होता है होमो सेपियंस, है ना, होमो सेपियंस होता है ह्यूमन बीइंग का। अब जो होमो सेपियंस नेम है, इसमें होमो जो वर्ड है ये क्या है, जीनस है हमारा, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेपियंस जो है वो स्पीसीज होती है। ठीक है, किसी भी एनिमल की, सॉरी किसी भी की जगह यहाँ पर देखना है आपको केवल ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस है। यानी कि यहाँ पर 2 नेम्स है, फर्स्ट नेम जो है वो क्या है, होमो, इतना सा फर्स्ट नेम हो गया आपका, और सेकंड नेम ये होता है सेपियंस। ठीक है, होमो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, सेपियंस क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे अब हम देखते हैं यहाँ पर एक आती है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड। ट्राइनोमियल जो नोमेनक्लेचर मेथड है वो कहाँ पर यूज करते हैं, किस कंडीशन में यूज करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे अपन। ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड क्या होती है, हेडिंग डाल लेते हैं इसके लिए अपन। सबसे पहले यहाँ पर ट्राइनोमियल, और इसको आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड। ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो बहुत सारे स्पीसीज क्या होती है, उनके अंदर भी सब स्पीसीज पाई जाती है। जैसे कि जो क्रो है, यानी कि जो कौवा है, अगर आप इंडियन क्रो देखें, इंडियन अगर क्रो देखें तो वो थोड़ा सा अलग टाइप का आपको दिखाई देगा। किसके कंपैरिजन में, एक बर्मन क्रो के, यानी कि जो बर्मा कंट्री है वहां का जो क्रो है उससे थोड़ा सा अलग दिखाई देता है इंडियन क्रो। ठीक है, ये क्रो इनकी स्पीसीज, बट इनकी जो सब स्पीसीज है वो अलग अलग हो जाती है। जैसे गाय में भी गाय की अलग अलग प्रजातियां होती है ना, देसी गाय या जर्सी गाय, उस टाइप से यहाँ पर भी क्रो की भी अलग अलग प्रजातियां होती है। इसके बाद आता है यहाँ पर है लंकन क्रो। लंकन क्रो यानी कि श्रीलंका का जो क्रो है उसके बारे में देखना हमें यहाँ। ठीक है, अब जो इंडियन क्रो है इसके अगर आप जीनस देखें तो इसका जो जीनस है वो होता है कर्वस, इसका जीनस है, ये क्या है, जीनस है। ठीक है, कर्वस इसका जीनस है। और स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस है ना, स्प्लेंडेंस, और फिर एक बार लिखना है स्प्लेंडेंस।
स्प्लेंडेंस क्या है? तो इसकी स्पीसीज है, इसकी स्पीसीज क्या है? स्पीसीज है इसकी स्प्लेंडेंस, और सब स्पीसीज, जो सब स्पीसीज है ये भी स्प्लेंडिज है, ठीक है। जबकि जीनस क्या है? कर्वस है। ऐसे अगर बर्मिस क्रो हम देखें तो इसका भी जो जीनस है तो वो तो जीनस तो सभी क्रो का सेम है, कर्वस जीनस है। इसकी जो स्पीसीज है वो स्प्लेंडेंस रहेगा, यहाँ पर स्प्लेंडेंस, जबकि सब स्पीसीज जो रहेगी वो इंसोलेंस है इसकी। ऐसे ही जो श्रीलंका का क्रो है इसका जीनस भी सेम है, स्पीसीज इसकी सेम है, स्प्लेंडेंस इसकी स्पीसीज है, बट इसकी जो सब स्पीसीज है वो क्या है? प्रोटेगेलस है, सॉरी प्रोटेगेलस है ना, प्रोटेगेलस नहीं, प्रोटेगेलस इसकी सब स्पीसीज है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक ही एनिमल है और वो अलग अलग कंट्रीज में पाया जा रहा है तो वहां पर उसकी अगर सब स्पीसीज अलग अलग है तो उसके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? उसका जो जीनस है वो हम सेम राइट करेंगे, जीनस कर्वस कर्वस है यहाँ पर, है ना, जीनस सभी का कर्वस रहेगा। इसकी जो स्पीसीज है वो भी सेम है, जितने भी क्रॉ है उनकी स्पीसीज भी सेम है, यानी कि जाति भी सेम है, बट इनकी जो उपजाति है जिसको आप सब स्पीसीज कहते हैं वो अलग अलग कंट्री में पाए जाने वाले क्रॉ की जो सब स्पीसीज है वो अलग अलग है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सब स्पीसीज को भी रिप्रेजेंट करना रहता है जब हम जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस टाइप से किसी भी एनिमल का जब हम नेम राइट करते हैं तो उसे कहा जाता है यहाँ पर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड। ओके, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड में क्या करते हैं हम? जो फर्स्ट नेम राइट करते हैं वो जीनस होता है किसी भी एनिमल का, दूसरा हम जो राइट करते हैं वो होती है उसकी स्पीसीज, और तीसरा जो नेम राइट करते हैं वो यहाँ पर वो होता है उसकी सब स्पीसीज। तो जैसे यहाँ पर क्रॉ के अलग अलग 3 नेम्स को मिक्सअप करके हमने एक नाम यहाँ पर बनाया है, ऐसे हर एक एनिमल का अपना एक इस टाइप से ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो मेथड है उसमें एक पर्टिकुलर नाम होता है, और नाम जो है वो तीनों चीजों से मिलकर बना होता है। तीन क्या क्या यहाँ पर? जीनस है, स्पीसीज है और सब स्पीसीज है, ठीक है। अब इनको राइट करने का तरीका देख लेते हैं हम। जब भी हम सबसे पहले जीनस राइट करते हैं किसी भी एनिमल का तो इसका फर्स्ट जो लेटर है ना वो हमेशा हमें कैपिटल लेटर राइट करना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो सी है इसको कैपिटल लेटर में थोड़ा सा बड़ा बनाया है यहाँ पर, ठीक है। बाकी के जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में रहेंगे, चाहे वो स्पीसीज का आप एस लिख रहे हो तो ये भी स्मॉल लेटर में राइट करना, ये भी स्मॉल है, यहाँ पर भी स्मॉल है, यहाँ पर पी स्मॉल है, यहाँ पर एस स्मॉल है, यहाँ पर आई स्मॉल है, ठीक है। यानी कि स्पीसीज और सब स्पीसीज के जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो स्मॉल लेटर राइट किए जाते हैं, ओनली जीनस का फर्स्ट लेटर ही आपको कैपिटल लेटर में राइट करना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको? आपके माइक्स अनम्यूट करके मुझे बताइए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड क्या अंडरस्टैंड है? क्या करते हैं इसमें? हर एक एनिमल के 3 नेम्स होते हैं ना, मतलब तीनों नाम को मिक्सअप करके एक नाम बनता है। ये पूरा अगर यहाँ पर देखा जाए तो पूरा ये एक ही नाम है, बट इसमें 3 नाम छुपे हुए हैं। तो तीनों नाम कौन कौन से है? पहला जो नेम है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी एनिमल का जीनस, दूसरा जो नेम है वो इसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है कि इसकी स्पीसीज कौन सी है, और तीसरा जो नेम है वो यहाँ पर इसकी सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये क्लियर है आपको? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड क्या है? ये आपका आज का फर्स्ट टॉपिक था, है ना, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड जो है ये आपका आज का फर्स्ट टॉपिक था। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा।
बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो मेथड है वो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक एड्स। या फिर इसे आप बोल सकते हो टूल्स ऑफ प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। Following acts are help in identification of the organism. ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स है तो टैक्सोनॉमिक एड्स से यहाँ पर क्या होते हैं, ये ऐसे कुछ टूल्स है जिनकी हेल्प से हम किसी भी एनिमल को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, यानी उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है, These are, अगर डेफिनेशन लिखे हम इसकी तो क्या लिखे, These are some acts by the help of these we can identify of an organism or its specimen। ठीक है, या ऑब्लिक करके यहाँ पर राइट कर सकते हैं हम प्लांट्स। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है, तो ये ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी जीव जंतु को हम पहचान सकते हैं, या फिर किसी स्पेसिमेन को, यानी कि सपोज आपके पास किसी पेड़ की एक छोटी सी टहनी है और आपको पहचानना है कि ये किस पेड़ की है, तो हर एक पेड़ की जो टहनी है या जो टुकड़ा है उसमें कुछ अलग टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम उन्हें पहचान पाते हैं, है ना। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक नीम की छोटी सी मैं डाली तोड़ के ला के दूं, है ना, उसमें पत्ते फूल वगैरह सब लगे, तो आप इजीली पहचान पाओगे कि ये नीम की डाली है ना। जैसे आम की डाली अगर छोटी सी मैं तोड़ के ला के दूं आपको, तो आप इजीली पहचान पाओगे। जामुन की डाली ला के दी तो भी पहचान पाओगे, यानी कि वहां पर उनके बाहर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको देख के हम पहचान पाते हैं। तो ऐसी चीजें जिनकी हेल्प से हम किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म या एनिमल को पहचानते हैं उन्हें ही हम कहेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। ओके, अब टैक्सोनॉमिक एड्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें बताया है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। तो जैसे बॉटनिकल गार्डन वगैरह है, इनकी हेल्प से भी आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स प्लांट्स जो है, अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको आप पहचान सकते हो, है ना। बॉटनिकल गार्डन के बारे में बताया यहाँ पर, बॉटनिकल गार्डन्स, इनकी हेल्प से अलग अलग टाइप के आप प्लांट्स को पहचान सकते हो। दूसरा यहाँ पर टैक्सोनॉमिक एड दे रखा है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, तो प्लांट को प्लांट के किसी पर्टिकुलर एक पार्ट को तोड़ के उसको सुखा लिया जाता है और उसकी हेल्प से भी प्लांट को पहचाना जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन हर्बेरियम। इनकी डिटेल आगे देखेंगे अपन। थर्ड आता है इसके बाद जूलॉजिकल पार्क, सभी के अपन डिटेल देखेंगे। जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे है यहाँ पर, फोर्थ नंबर पर यहाँ पर है म्यूजियम। म्यूजियम में पुरानी वस्तु रखते हैं, है ना। इसके बाद फिफ्थ आ जाएगा इसमें टैक्सोनॉमिक की। तो इसकी डिटेल हमें कीजिए, ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट है इसकी डिटेल नहीं देखना है। सिक्स पॉइंट है यहाँ पर टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, यानी कि कुछ बुक्स तो ऐसी होती है जिनके हेल्प से हम अलग अलग टाइप के प्लांट या फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ के इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या फिर
प्लांट और एनिमल्स को बुक्स में पढ़ के भी हम उनके बारे में डिफरेंस कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लिटरेचर, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, ठीक है। तो ये एड्स है। पहला एड क्या है? बॉटनिकल गार्डन, दूसरा हर्बेरियम, तीसरा जूलॉजिकल पार्क, चौथा म्यूजियम, पांचवा पॉइंट है पर टैक्सोनॉमिक की, और छठा पॉइंट है इसमें टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। तो ये सब क्या है? ये है टैक्सोनॉमी के एड्स। एड्स यानी इनकी हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट के बारे में आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। अब हर एक की हम डिटेल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला लेते हैं हम बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? आपको पता है कि आप गार्डन वर्ड सुना हुआ है आपने, है ना? बट ये हमारे जो जनरल आसपास के जो देखने वाले गार्डन है ये नहीं होते। बॉटनिकल गार्डन आपको जनरली कॉलेजेस में देखने को मिलते हैं, कॉलेज वगैरह में आप देखते हो वहां पर। और बॉटनिकल गार्डन में क्या किया जाता है? बॉटनिकल गार्डन में अलग अलग जगह से कुछ प्लांट्स को लाकर वहां पर लगाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं बॉटनिकल गार्डन्स में? तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग कंट्री से भी कभी कभी कुछ अच्छे प्लांट्स को लाकर लगाया जाता है यहाँ पर। बॉटनिकल गार्डन, तो बॉटनिकल गार्डन में क्या करते हैं? डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को लाकर एक पर्टिकुलर गार्डन में लगा दिया जाता है। और हर एक पौधे के भी पास में, जैसे मान लो यहाँ पर एक पेड़ है ना, ये लगा हुआ है गार्डन के अंदर यहाँ पर। तो जो ये पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी पहचान के लिए कि कोई भी व्यक्ति जब भी यहाँ पर गार्डन में देखने के लिए, घूमने के लिए आए, तो इसे वो पहचान पाए, इसके लिए इस पौधे के ऊपर एक लेबलिंग की जाती है। यानी कि इसके ऊपर यहाँ पर एक पेपर लगा रहता है, इसके ऊपर इसका जो नाम है वो लिखा जाता है, इसका जीनस क्या है, इसकी स्पीसीज क्या है, यानी जाति क्या है, इसकी सब स्पीसीज क्या है, या ये किस प्लेस से लाया गया है, ये सब इंफॉर्मेशन उस प्लांट के ऊपर यहाँ पर एक पेपर चिपका के लिखी जाती है। ठीक है, जिससे कि उस पेड़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कोई भी व्यक्ति देखने के लिए आए या कुछ रिसर्च करने के लिए आए वहां पर, तो उसको पता चल जाती है। तो इस टाइप से अलग अलग प्लेसेस से अलग अलग टाइप के प्लांट्स लाके लगाए जाते हैं। फिर कुछ लोग जिनको इन प्लांट्स के ऊपर स्टडी करनी होती है, या फिर किसी को ऐसे केवल ब्यूटी देखने के लिए, यानी नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए गार्डन में आना है, तो वो अलग अलग टाइप के प्लांट्स को देख के ऐसे ही खुश हो जाते हैं। और कुछ को रिसर्च करनी रहती है तो वो रिसर्च करते हैं अपनी। ठीक है, इसके अलावा हमें इनसे ये भी पता चलता है कि कौन सा पेड़ जो है वो किस औषधि के लिए यूज किया जाता है, किस टाइप की मेडिसिन ये प्लांट से हमें मिलती है, किस सीजन में कौन सा जो प्लांट है वो फ्लावर देगा, फ्रूट्स देगा। ये सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि ओवरऑल हम अगर कहे तो किसी भी प्लांट्स के ऊपर अगर हमें रिसर्च करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी प्लेस अगर देखी जाए तो बॉटनिकल गार्डन होती है। ठीक है, इसमें हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। एक ही प्लांट की अलग अलग टाइप की जातियां भी हमें देखने को मिलती है। इंडिया में और कुछ कंट्रीज में अलग अलग प्लेसेस पर बहुत ही ज्यादा फेमस कुछ बड़े बड़े बॉटनिकल गार्डन्स बनाए हुए हैं। अब उनको सबको यहाँ पर राइट नहीं करूंगी मैं, आपको मैंने एक पीडीएफ सेंड की थी जिसमें इसके नोट्स थे, है ना? शायद हो सकता है आपने फेयर कॉपी मेंटेन की हो, तो उसमें यहाँ पर जो बॉटनिकल गार्डन्स है उनके नेम राइट किए हुए हैं। तो आपको मैं रीड करके बता देती हूँ कौन कौन से प्लेसेस पर बॉटनिकल गार्डन्स है और किस कंट्री में। जैसे पहला यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन जो बड़ा ही फेमस है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। कहाँ पर है ये? तो केव में है ये, इंग्लैंड में। दूसरा है न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन जो कि यूएस है, न्यूयॉर्क में है। जार्डिन बॉटनिकल गार्डन जो कि ब्राजील में है, जार्डिन जो है वो ब्राजील में है। जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन सिडनी में है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी है वहां पर है। फिर है मॉन्ट्रियल बॉटनिकल गार्डन, तो ये कनाडा में है। अब इंडिया के अगर हम देखें, क्योंकि हमें इंडिया में कभी जाने की जरूरत पड़े या इन फ्यूचर अगर हमें रिसर्च करना है और जाना है, तो इंडिया के जो बॉटनिकल गार्डन है उसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन,
ये कहाँ पर है? तो हावड़ा में है ये, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? हावड़ा प्लेस है, वहां पर वेस्ट बंगाल में है ये। इसके अलावा NBRI यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। लखनऊ में है NBRI। फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा शालीमार गार्डन है एक, जो कि श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा एक और दे रखा है लाल बाग बॉटनिकल गार्डन, जो कि बेंगलोर में। मतलब सब दूर दूर प्लेसेस पर है ना। तो अभी तो आपको यहाँ पर जाके रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप फिर भी देखना चाहते हो कि बॉटनिकल गार्डन होता क्या है, तो आप गूगल पे सर्च करना और उसकी इमेजेस देखना, तो आपको दिखाई देगी कि बॉटनिकल गार्डन क्या है, कितने सुंदर गार्डन होते हैं, किस टाइप से उनमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, या फिर यूट्यूब पे आप वीडियो भी देखोगे तो बॉटनिकल गार्डन के आपको फोटो एंड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? तो हर्बेरियम आपने शायद कभी बनाया हो 10th क्लास में, अगर प्रैक्टिकल जो बुक रहती है, आपकी कॉपी रहती है, वो मेंटेन की हो तो उसमें हर्बेरियम बनाया होगा शायद आपने। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे नीम की डाली है तो नीम की एक डाली ऐसे तोड़ के लाते हैं, जिसमें कि उसके पत्ते भी होने चाहिए, उसके फ्लावर भी होने चाहिए और उसके फ्रूट्स भी होने चाहिए। ठीक है, उस नीम की डाली को हम तोड़ के लेके आते हैं और उसे पेपर के नीचे दबा के रख देते हैं, या फिर कॉपी में सपोज यहाँ पर मैंने उसको इस डाली को ऐसे दबा के रख दी। ठीक है, और इसके ऊपर और 2-4 कॉपियां यहाँ पर रख देते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही उस डाली को रखा रहने देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो डाली है पूरी तरह से सूख जाती है और एकदम ऐसा लगता है कि इस डाली के ऊपर प्रेस किया और वो अच्छे से जो बुक है उसके पेजेस पर अच्छे से चिपक जाएगी वहां पर, है ना। तो अंदर तो चिपकेगी नहीं, बट एकदम ऐसे लगेगी आपको कि अच्छे से वो प्रेस कर दी हो, जैसे कि आपने उसके ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप से हर एक प्लांट या आपके आसपास जो भी प्लांट्स दिखाई देते हैं, उनकी आप अलग अलग डालियां तोड़ के लाते हो और उनको या तो पेपर के नीचे दबा के रख लेते हो या फिर कॉपी में या बुक में ऐसे दबा के रखते हैं उनको। और इस टाइप से बहुत सारे स्पेसिमेंस बना लेते हैं हम, और उनको फिर सबको एक अलग से फाइल लेके आते हैं, है ना। बॉटनी की फाइल आती है या फिर आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल आती है, उसी में एक एक पेजेस पर उनको यहाँ पर चिपका देते हैं और उनकी सारी जो डिटेल है वो यहाँ पर ऊपर कहीं कोने में उनकी डिटेल राइट्स करते हैं। ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि अच्छा ये जो स्पेसिमेन है, यानी कि ये जो हमने डाली लगाई है वो किस प्लांट की है, इसकी स्पीसीज क्या है, इसका जीनस क्या है, इसके सब स्पीसीज क्या है, इसका किंगडम कौन सा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उससे हमें मिलती है। ठीक है, तो ये होता है हर्बेरियम। आई होप हर्बेरियम आपको समझ में आया होगा, है ना। हर्बेरियम के भी आप गूगल पे फोटो देखेंगे या फिर यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं उसका कि हर्बेरियम क्या है, समझ में आ जाएगा आपको वहां पर भी, है ना। बाकी आपको बता ही दिया है मैंने कि हर्बेरियम किस टाइप से हम बनाते हैं। हर्बेरियम में क्या है, कुछ नहीं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स के एक एक डालियां तोड़ के लाते हैं और उनको हम बुक में या कॉपी में दबा के रखते हैं। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाती है, प्रेस हो जाती है, तो फिर उनको एक फाइल में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग पेजेस पर वो डालियों को हम चिपका लेते हैं, टेप की हेल्प से, ट्रांसपेरेंट टेप लेते हैं, उसकी हेल्प से चिपका देते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन राइट कर देते हैं कोने में कि ये कौन सी प्रजाति का है, कौन सी जीनस का है, कौन सी इसकी सब स्पीसीज है ना। तो ये होता है हर्बेरियम, जिससे कि एक ही फाइल की हेल्प से अलग अलग टाइप के प्लांट्स के बारे में हमें जानने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हर्बेरियम पढ़ लिया आपने, इसके बाद आता है जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, जिस टाइप से बॉटनिकल गार्डन होता है, जिस टाइप से बॉटनिकल गार्डन होता है उसी टाइप से जूलॉजिकल पार्क होता है। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में क्या करते हैं, बॉटनिकल गार्डन में आपको पता ही है कि प्लांट्स को रखते हैं, है ना। अब जूलॉजिकल जो पार्क होता है, जूलॉजिकल पार्क होगा उसमें क्या करेंगे, एनिमल्स को रखेंगे, है ना। अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग टाइप के एनिमल्स को लाया जाता है और उनको रखा जाता है। जैसे आप कभी जू में गए हो, चिड़ियाघर में गए होंगे, तो वहां पर आपने अलग अलग जाति के अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखे होंगे। ये मान के चलो कि जो जू है उसका एक बहुत बड़ा, अगर उसी टाइप की बहुत बड़ी जू बना ली जाए तो उसी को हम बोलेंगे कि वो क्या है, जूलॉजिकल पार्क है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज से लाए गए अलग अलग टाइप के एनिमल्स को रखा जाता है और जिनके ऊपर
जिसको भी किसी मतलब किसी भी साइंटिस्ट को रिसर्च करना है या किसी स्टूडेंट को रिसर्च करना है तो वो वहां जाके वो एनिमल्स के बारे में रिसर्च करता है। ठीक है, तो ये होते हैं जूलॉजिकल पार्क। रोल यहाँ पर दे रखे हैं कि जो भी जूलॉजिकल पार्क होते हैं उनके क्या क्या रोल है। तो फर्स्ट है यहाँ पर, दीज पार्क आर द सेंटर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एंड रेयर एनिमल्स। जो जूलॉजिकल पार्क है इनकी हेल्प से हम ऐसे एनिमल्स जो कि खतरे की कगार पे है, यानी कि उनकी जो प्रजातियां है वो कुछ ही समय में विलुप्त हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, अगर उनको हमने कंजर्व नहीं किया तो ऐसी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए जूलॉजिकल पार्क जो है बेस्ट प्लेस होती है। यानी जूलॉजिकल पार्क में हम अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह से लाए गए ऐसे एनिमल्स को रख सकते हैं जिनकी प्रजातियां जो है वो खतरे में है एक तरह से, यानी कि थोड़े समय में वो विलुप्त हो जाएंगे। जैसे टाइगर की प्रजाति है ना, या लायन की प्रजाति है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो जो भी बच्चे कुछ टाइगर वगैरह है उनको हम लाके जूलॉजिकल पार्क में रखते हैं और उनकी प्रजाति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उनको हम संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल भी हमारे नेचुरल बैलेंस के लिए रिक्वायर्ड है या इसेंशियल है। नेक्स्ट है इसमें, दे प्रोवाइड द साइट्स फॉर द एक्स सिटू कंजर्वेशन। जो जूलॉजिकल पार्क है ये एक्स सिटू कंजर्वेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। एक्स सिटू मतलब जहां पर एनिमल रह रहा था वहां से उठा के हमने उसको एक जूलॉजिकल पार्क में उसको प्लेस दे दी, वहां पर उसको रखा और वहां पर उसको हमने संरक्षित कर लिया। तो जिस प्लेस पर एनिमल रहता है उस प्लेस को हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। अगर मान लो किसी जंगल में एक शेर है और हम चाहते हैं कि ये लंबे टाइम तक बना रहे, इसकी जो प्रजातियां वो आगे बढ़ती रहे, तो हम क्या करेंगे, उसी जंगल को आसपास से फेंसिंग कर देंगे, हमने की बाढ़ लगा देंगे और उसको वहां पर कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो हो जाएगा इन सिटू। बट अगर उस शेर को उठा के कहीं और किसी नेशनल पार्क में हमने ला के रख दिया है या किसी जूलॉजिकल पार्क में ला के रखा है तो वो हो जाता है उसका एक्स सिटू कंजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट है, दे इंक्रीज द पब्लिक इंटरेस्ट इन द अंडरस्टैंड ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो जूलॉजिकल पार्क है इनकी हेल्प से जो पब्लिक है वो अलग अलग टाइप के एनिमल्स के बारे में जान पाती है, लोगों को इंटरेस्ट आता है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, दीज आर द सेंटर्स फॉर द रिक्रिएशन एंड एजुकेशन। ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये एजुकेशन का भी सेंटर हो सकते हैं या ये रिक्रिएशन यानी कि फिर से इसी टाइप की या अलग टाइप की प्रजातियों को बनाने के लिए एक सेंटर हो सकती है। ठीक है, अलग अलग प्रजाति के जो एनिमल्स है उनके बीच में आपस में हम ब्रीडिंग करवा के नए प्रकार की प्रजातियों को बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फेमस जो जूलॉजिकल पार्क है इंडिया में वो कौन कौन से है वो देख लेते हैं। तो एक नेशनल जूलॉजिकल पार्क है जो कि दिल्ली में है इंडिया में। ऐसे नेहरू जूलॉजिकल पार्क है जो कि हैदराबाद में है। संजय गांधी जैविक उद्यान है जो पटना में है। राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क है एक जो कि पुणे में है। एक अलीपुर जूलॉजिकल पार्क है जो कि कोलकाता में है। तो ये प्लेसेस पर अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप तो फ्यूचर में इनको देख सकते हो, है ना। ये जो जूलॉजिकल पार्क है वो क्या होते हैं। इसके बाद देखते हैं म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है और उसमें किस चीज को हम संरक्षित रखते हैं और किसके बारे में स्टडी करते हैं। म्यूजियम देख लेते हैं। म्यूजियम क्या है, म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर द कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स specimens for the study and reference. These are the specially maintained by the university and educational institute. म्यूजियम क्या होते हैं, ये ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर हम किसी एनिमल या फिर प्लांट का जो डेड पार्ट है यानी कि मरा हुआ जो पार्ट है या फिर कोई जीवित पार्ट भी है तो वो एक्सटेंड हो चुका है एक्चुअल में, तो अब थोड़े बहुत उसके पार्ट ही बचे हैं या थोड़ा बहुत उसका पीस बचा है तो उसको हम किसी म्यूजियम में ले जाके संरक्षित कर देते हैं ताकि उसके आगे की जो स्टडी वगैरह है उसके बारे में हम जान सके कि उसके ऊपर क्या क्या हम रिसर्च कर सकते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं म्यूजियम। जैसे कि डायनासोर के अंडे का अगर अपन एक एग्जांपल ले तो एमपी में किसी एक प्लेस से डायनासोर के बहुत सारे एग्स मिले, बड़े बड़े अंडे मिले, तो उनको धार में एक हमारे यहाँ म्यूजियम है उसमें ले जाके उनको अंडों को
रखा गया है। इन फ्यूचर अगर साइंटिस्ट को जो डायनासोर है उसके ऊपर कुछ स्टडी करना है तो वो अंडे को वो हैचिंग करवा के उसमें से डायनासोर निकाल के उनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, है ना। या कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि पहले थे हमारे यहाँ, तो या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि पास्ट टाइम में हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे हमारी कंट्री में या किसी और कंट्री में, और अब देखने को वो नहीं मिलते। तो ऐसे प्लांट या एनिमल्स की प्रजातियों को अगर संरक्षित करना है तो म्यूजियम में ले जाके उनको संरक्षित कर लेते हैं। ज्यादातर अगर आप म्यूजियम की बात करें तो जो म्यूजियम्स है उनको या तो कोई यूनिवर्सिटी सेंटर स्टेबलाइज करते हैं या फिर कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन जिनको कि बच्चों को कुछ रिसर्च करवाना है या कुछ स्टडी करवाना है इन फ्यूचर आगे, तो वो लोग म्यूजियम का एक तरह से यूज करते हैं और म्यूजियम को स्टेबलाइज भी करते हैं। पहले बनाते हैं और उसमें उसकी हेल्प से फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, है ना, म्यूजियम। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं अपन, इसके क्या क्या फीचर्स है म्यूजियम के। फर्स्ट इसमें दे रखा है फीचर, अगर हम देखें म्यूजियम के फीचर्स क्या है, तो स्पेशल फीचर्स इसके देख लेते हैं अपन। बायोलॉजी आपका जो सब्जेक्ट है ये इतना ज्यादा डीप में है, इतने सारे इसमें टॉपिक है कि हर एक टॉपिक को अगर हम अच्छे से डिटेल में पढ़े और हर एक को बोर्ड पर राइट करें तो हमारी बुक जो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी है। तो हर एक पॉइंट को हम बोर्ड पे राइट करके नहीं पढ़ सकते, ठीक है। उनके बारे में से हम पढ़ के ही डिस्कस उनके बारे में कर सकते हैं। अब जो स्पेसिफिक इसमें स्पेशल फीचर्स दिए हैं म्यूजियम के, उसमें फर्स्ट जो फीचर है उसका क्या है, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन इन द जार इन द प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन फॉर्मूला। प्रिजर्व स्पेसिमेन फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है, प्रिजर्व्ड जो भी स्पेसिमेन हमें रखना है किसी भी एनिमल या प्लांट का, तो उसे एक पर्टिकुलर कुछ केमिकल सॉल्यूशन के अंदर हम रखते हैं, ठीक है, ताकि वो आगे जाके खराब ना हो, आगे जाके खराब ना हो। इसके लिए उसे हम एक पर्टिकुलर जार में रखते हैं और एक केमिकल में उसे हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन कर लेते हैं हम किसी केमिकल के अंदर, जिस केमिकल के अंदर जिसे प्रिजर्व किया जाता है किसी भी एनिमल या प्लांट के पार्ट को, उसे कहा जाता है फॉर्मेलिन। क्या कहा जाता है उसे? फॉर्मेलिन कहा जाता है, ओके। यानी फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में किसी भी एनिमल या फिर प्लांट का छोटा मोटा पीस अगर आपको रखना है तो एक बीकर लेते हैं यानी जार लेते हैं, उसके अंदर फॉर्मेलिन केमिकल सॉल्यूशन रहता है, उसको डाल देते हैं और जिस भी पीस को आपको प्रोटेक्ट करना है उस पीस को उसमें डाल देते हैं, है ना, और ऊपर से अच्छे से उसको पैक कर देते हैं। फिर इसको हम कई सालों तक अगर रखते हैं तब भी जो भी हमने पीस रखा है उसमें वो एज इट इज निकलता है, वो खराब नहीं होता है, ठीक है, सड़ता गलता नहीं है। इस टाइप से हम फॉर्मेलिन की हेल्प से किसी भी स्पेसिमेन को, किसी प्लांट या एनिमल के स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर सकते हैं किसी म्यूजियम के अंदर। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें म्यूजियम में, यहाँ पर दे रखा है ड्राई स्पेसिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो म्यूजियम होता है इसमें हम ड्राई फॉर्म में भी किसी प्लांट या एनिमल के जो स्पेसिमेन है उनको रख सकते हैं। स्पेसिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, किसी प्लांट या एनिमल के जो ड्राई पार्ट है, सूखे हुए पार्ट है, उनको भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में यहाँ पर दे रखा है स्केलेटन ऑफ एनिमल। स्केलेटन भी रख सकते हैं यानी कि कंकाल को भी हम संरक्षित रख सकते हैं। कभी कभी आपने टीवी वगैरह में किसी मूवी वगैरह में देखे होंगे कि एनिमल्स वगैरह के कंकाल कई कई जगह पर संरक्षित रखे गए हैं आज भी। वो कंकाल को देखकर यानी स्केलेटन को देखकर ही हमें पता चलता है कि पहले के टाइम पे, पास्ट टाइम में इस टाइप के एनिमल्स हमारे अर्थ के ऊपर थे, है ना, क्योंकि हड्डियां जो रहती है एनिमल की वो बड़ी मुश्किल से गलती या सड़ती है। नेक्स्ट है इंसेक्ट कलेक्शन बॉक्स। जो इंसेक्ट होते हैं यानी कीड़े होते हैं
वो कीड़ों को हम इंसेक्ट कलेक्शन का एक बॉक्स आता है, उस इंसेक्ट कलेक्शन के बॉक्स में उनको हम संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रजाति के अगर कीड़े हैं, अलग अलग जाति के इंसेक्ट है, तो उनको अलग अलग प्रजाति के जो बॉक्सेस रहेंगे हमारे पास उनमें हम रख सकते हैं ना, यानी कि अलग अलग बॉक्स रख लेंगे, उनमें अलग अलग प्रजाति के जो इंसेक्ट है उनको हम संरक्षित कर लेंगे। इसके अलावा लार्ज एनिमल्स लाइक मैमल्स, बर्ड्स एंड आर प्रिजर्व बाय द स्टफिंग एंड टैक्सीडर्मीज। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े हैं, जैसे कि मान लो आपको म्यूजियम में शेर को रखना है, तो जिंदे शेर को या टाइगर को तो नहीं रखेंगे हम, है ना, तो क्या करते हैं कभी कई बार उनको अगर कोई मरा हुआ शेर मिलता है, टाइगर मिलता है, तो उसकी बॉडी के अंदर का जो भी मटेरियल है उसको बाहर निकाल देते हैं, और उसकी बॉडी की जो खाल होती है आसपास की, पूरी बॉडी की जो खाल है उसको ले लेते हैं एवरीथिंग, और उसके अंदर या तो हम रुई वगैरह भर देते हैं, यानी कॉटन भर देते हैं, या फिर कपड़े या लकड़ी का बूरा वगैरह भर के वापस से एक डमी पीस बना दिया जाता है, जिसको दूर से अगर देखे तो लगता है कि ये रियल में यानी कि लाइव टाइगर है, जीवित है, बट एक्चुअल में वो क्या रहता है, ओनली डमी फॉर्म रहता है उसका, है ना। तो इस टाइप से भी हम म्यूजियम में किसी एनिमल को संरक्षित करके, मतलब उसकी प्रजाति के बारे में अगर हमें जानना है तो उसको हम डमी फॉर्म में रख सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडल एंड चार्ट। कुछ मॉडल बना सकते हैं, कुछ चार्ट बना के हम किसी एनिमल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से, म्यूजियम में। प्लांट एंड एनिमल्स के फॉसिल, फॉसिल यानी कि जो उनके जीवाश्म बचे हुए हैं, कुछ एनिमल्स जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं अर्थ के ऊपर से, उनके कुछ बॉडी के कुछ पार्ट हमें अगर मिलते हैं, जैसे कि बाल है या नाखून है या फिर बोन्स है, हड्डियां है, तो उनको हम संरक्षित करके रखते हैं और उनके बारे में हम स्टडी करके एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स को भी रखा जाता है, जैसे कि लाख है, सिल्क है, कोकून है, एग है, नेस्ट है, या वैक्स है, या पर्ल है, या फिर फेदर्स है, फेदर्स यानी पंख है, तो इनको भी म्यूजियम के अंदर संरक्षित करके रखा जाता है, और फिर जो भी स्टूडेंट्स इनके बारे में आगे स्टडी करना चाहता है वो इनको देख के इनके बारे में स्टडी कर लेता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स यहाँ पर। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इस चैप्टर में वो एक बार देख लेते हैं। हेडिंग हेडिंग क्या क्या देखा आपने, आज क्या क्या सीखा। तो हमने सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा वो था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड। इसके बाद हमने सीखा टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, और टैक्सोनॉमी एड्स के अंदर ही हमने फिर कुछ टॉपिक से डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा बॉटनिकल गार्डन। ओके, सेकेंड टॉपिक था हमारा इसमें हर्बेरियम, जिसमें प्लांट को ड्राई करके हम प्रिजर्व करते हैं, या प्लांट के किसी पार्ट को, है ना, रूट वगैरह को भी कर सकते हैं यहाँ पर प्रिजर्व। इसके बाद हमने पढ़ा था जूलॉजिकल पार्क, जिसमें कि हम एनिमल्स को, जो जीवित एनिमल्स है उनको रखते हैं जूलॉजिकल पार्क में। उसके बाद हमने पढ़ा म्यूजियम। तो म्यूजियम में ज्यादातर स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, यानी कि जो थोड़ा बहुत जो भी पार्ट्स मिल जाते हैं किसी एनिमल या प्लांट के, उनको हम संरक्षित रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। ओके, और ये चैप्टर आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो यहाँ पर एंड हो रहा है। अब किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, है? फिर क्लास हम एंड करते हैं।